हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट हो, जो कि आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट देख लिया था। इस सेट में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम में ईजी हो जाता है। हमारा प्रयास ये है कि आप कम से कम क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम चीज़ें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम एक क्वेश्चन अगर उठाते हैं तो उससे रिलेटेड चाहे जितने भी क्वेश्चन जिस एग्जाम में भी आते हैं मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। तो मेरा प्रयास बस यही रहता है कि आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि क्या क्या क्वेश्चन में आता है उसको ढूंढने में। तो मैं बस जब भी कोई क्वेश्चन उठाता हूँ तो उस तरह के क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम में, क्योंकि मैंने इन सबको कलेक्ट करके कंपाइल करके और मैंने सब एक साथ आपके लिए कंपाइल करके प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। टोटल 15 क्वेश्चन है इस सेट में, तो हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसके रिस्पेक्ट में और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। तो ये है मैकेनिक्स का क्वेश्चन कि कह रहा है कि दो फोर्स है जिसका रिजल्टेंट गिवन है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, वेक्टर है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो कह रहा है कि फोर्स आर देन इंक्लाइन टू ईच अदर। तो इस तरह के वेक्टर से क्वेश्चन एक न एक डेफिनेटली आते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो फोर्स हो उसके आपस में इंक्लिनेशन फाइंड करनी हो, मान लेते हैं ये अब इस केस में क्या दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है p प्लस क्यू और एक दिया हुआ है p माइनस क्यू और रिजल्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। अब पूछ रहा है कि इन दोनों फोर्स के बीच में क्या थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल पूछा है। तो हम सिंपली हम जानते ही हैं कि जब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होता है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस या पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जनरली मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। रिजल्टेंट का अगर हम अंडर रूट में कहें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये मैं सिंपल टर्म को लिख रहा हूँ, प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। इस तरह से हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू जितनी गिवन है उसको यहाँ पे लिख के और सॉल्व कर देना है। 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते ताकि अंडर रूट हट जाए, इज इक्वल टू p प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये हो गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निपट गया, प्लस 2pq। 2p है हमारे पास p प्लस क्यू और q है p माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत सिंपली, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। सिंप्लीफाई करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के। तब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे p और q गिवन हो, आपसे r पूछे तब भी आप फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी एक अननोन है, मान ले r और p, एक p दे देता है, q फाइंड करने को बोले आप तब भी फाइंड कर सकते हो, थीटा फाइंड करने को बोले तब भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। इस केस में कितना आंसर आया, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 5t, ये x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि कोई ये 0 0 का कोऑर्डिनेट, ये 0 0 का कोऑर्डिनेट है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, मान लेते हैं यहाँ आया और इसका ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो ये x कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, 2t स्क्वायर, एक फंक्शन के फॉर्म में है, प्लस 5t कॉमा 4.9t स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट पे भी न्यू पोजीशन है, इसकी न्यू पोजीशन। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सलरेशन एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड फाइंड करो, कि एक्सलरेशन क्या होगी उसकी वो फाइंड करो। चलिए देखते हैं, x की वैल्यू में गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 5t। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, vx फाइंड कर लेंगे कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है। तो x के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये होता है वेलोसिटी। अब इसके लिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा,
कांस्टेंट रहेगा वो जीरो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2 2 4t प्लस 5, ठीक है। ओके, v का हम देख लेते हैं, y की वैल्यू गिवन है 4.9t²। तो अगेन हम यहाँ पे vy फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डेल y डिवाइड बाई डेल t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8t, ठीक है। तो vy हो गया और vx मिल गया हमें। अब क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वेलोसिटी मिल गया तो हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को हम अगेन हम रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dvx डिवाइड बाई dt, ठीक है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये 4 हो गया और अगेन ये y डायरेक्शन में फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8t का क्या बन गया, 9.8, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ए एक्स डायरेक्शन में मिल गया हमें और वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। तो ए एक्स भी मिल गया और ए वाई भी मिल चुका है हमें। अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन, मतलब ये रिजल्टेंट है, वही फॉर्मूला है सेम टू सेम और कुछ भी नहीं जो हमने रिजल्टेंट का देखा था। तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का हम फाइंड करेंगे। तो ये अगर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, ए एक्स की वैल्यू का 4 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आंसर मिलेगा हमें 10.58, राइट। सो यही है आंसर, 10.58 आंसर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्फीयर वेइंग 300 न्यूटन, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसका वेट दे रखा है 300 न्यूटन का, जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से। टाइड टू अ स्मूथ वॉल बाय अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के थ्रू वॉल से अटैच्ड है, एज सोन इन फिगर। डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगता है बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें कंपोनेंट्स को सॉल्व करना है। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम एक बना लेते हैं। ये हो गया हमारा स्फीयर, इसका वेट इसके सेंट्रॉइड से ड्रॉ करते हैं। एक इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और एक ये टेंशन जो इस पुली पे लगेगा, ये टेंशन टी है, ठीक है। और एक रिएक्शन लग रहा है इधर से, जो कि ये वॉल के सहारे यहाँ पे रिएक्शन अपोज कर रहा होगा। तो मान लेते हैं हम इसको आर है, इसका डायरेक्शन ये है, वेट नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या करना है, ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो आर और डब्ल्यू के साथ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें करने की जरूरत किसके साथ है, टी के साथ, क्योंकि इंक्लाइंड है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे और ये एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल 20 डिग्रीज है, ठीक है, ये 20 डिग्रीज है। और तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा टी का, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, सी टाइन थीटा। थीटा की वैल्यू 20 डिग्री गिवन है। अब हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ टी। तो देखिए हम अगर एफ एक्स इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन होता है, और एक इक्वेशन होता है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर, और वेट की वैल्यू हमें गिवन है 300 न्यूटन। तो अगर हम सिग्मा एफ वाई को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू होंगे, एक डब्ल्यू नोन वैल्यू है और एक ये कंपोनेंट होगा। तो हम डायरेक्टली एफ वाई को ही सॉल्व करेंगे, एफ एक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ऊपर के डायरेक्शन में कौन लग रहा है, टी कॉस थीटा। तो टी इंटू कॉस 20, थीटा इक्वल 20 है, इज इक्वल टू नीचे की तरफ 300। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई कॉस 20। कॉस 20 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 0.94, तो ये आ जाएगा आंसर 319.15 न्यूटन, 319, ठीक है। तो आंसर ए। इस तरीके से आप कंपोनेंट को सिर्फ रिजॉल्व करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें भी हम एफ की जरूरत हमें नहीं थी, तो आप टाइम बचाने के लिए आप ये भी देख लीजिए कि ऐसा कौन सा पहले कौन सा सॉल्व करना चाहिए जिससे हमारा आंसर मिल जाए और कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की गिवन है 12 प्लस 90 माइनस 3t स्क्वायर रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में गिवन है, t इज इन सेकंड्स। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल कैन बी, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमा हमें फाइंड करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मैक्सिमा पूछ रहा है इसका कि मैक्सिमम क्या होगा। तो मैक्सिमा का हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करना होता है, मैक्सिमा हमें डिफरेंशिएशन देता है। तो देखिए ओमेगा गिवन है तो डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ। तो ये इक्वेशन क्या देगा, जहां पे ये 0 सेटिस्फाई करेगा वहां पे मैक्सिमम मिलेगा हमें। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये
अब ये तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 9, तो 9 माइनस 3 टू जा 6, तो 60, 9 माइनस 60। अब अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/6, ये हो जाएगा 1.5 सेकेंड। तो ये 1.5 सेकेंड पे मैक्सिमम देगा, ठीक है। तो अब इस t की वैल्यू को हमें यहाँ पे इंसर्ट कर देना है मेन इक्वेशन में, हो गया काम खत्म। ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 9 इन 12 प्लस 9, 9 इंटू 1.5 माइनस 3 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी की, जो कि आएगा 18.75 रेडियन सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ ये आंसर हो गया आपका 18.75, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ABCD इज अ रेगुलर पैरेललोग्राम प्लॉट ऑफ लैंड whose angle BAD is 60 degrees. If the bearing of the line AB is 30 degree, then the bearing of line CD. बहुत आसान है, पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि ABCD है, ठीक है, तो एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये एंगल कितना गिवन है हमें 60 डिग्री, ठीक है। BAD की वैल्यू हम मान लेते हैं, हम यहीं पे A की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, ठीक है, A की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, और ABC और D, तो BAD हो गया 60 डिग्री। कह रहा है इफ द बियरिंग ऑफ लाइन AB इज 30 डिग्री, तो AB लाइन की 4 बियरिंग गिवन है 30 डिग्री, तो AB लाइन की 4 बियरिंग है 30 डिग्री। दैट मीन्स कि इसकी जो इंक्लिनेशन है, इसकी जो इंक्लिनेशन है वर्टिकल के साथ, ये गिवन है 30 डिग्री नॉर्थ के साथ, ठीक है, ये 30 डिग्री गिवन है। अब क्या पूछ रहे हैं, बियरिंग ऑफ लाइन CD, तो लाइन CD की बियरिंग क्या है, इसकी एंगल कितनी है नॉर्थ के साथ, ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है। हम इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिंपली ज्योमेट्री से भी फाइंड कर सकते हो इसको। और फॉर्मूला क्या होता है कि जो इसका 4 बेयरिंग होगा, जो इसका 4 बेयरिंग होगा वो किस एंगल के बराबर में होगा, देखो ये एंगल प्लस, अगर हम यहाँ से यहाँ तक करें तो यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया सीधा, ठीक है, तो 180, ये तो 180 क्लियरली हो गया, और इसकी इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, तो इसमें 30 डिग्री ऐड हो जाएगा, ये आ गया 210 डिग्री, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन अ प्लेन सर्वेइंग, देखिए दो प्रकार की सर्वेइंग होती है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, जब छोटे स्केल पे हम वर्क करते हैं तो प्लेन स्केल को कंसीडर करते हैं, और अगर लार्ज स्केल पे हम वर्क कर रहे हैं तो जियोडेटिक सर्वेइंग को यूज करते हैं। तो जैसे हम प्लान ड्रॉ करते हैं या फिर बिल्डिंग का काम करते हैं या छोटे मोटे रोड का वर्क करते हैं, तो उस केस में हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में अर्थ तो ऐसे है सर्कुलर शेप या क्लोथाइड शेप का है, बट अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं, बल्कि ये एक्चुअली में ये डिस्टेंस होना चाहिए था सर्कुलर पाथ पे, बट हम ऐसे हमेशा मेजर करते हैं। तो ये कब आता है, बहुत ही लार्जर डिस्टेंस हो तब ये फैक्टर आता है। बहुत ही कम डिस्टेंस में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में ये डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि एरर आए। इसलिए हम जब लार्जर लार्जर एरिया को या लार्जर लेंथ को मेजरमेंट करते हैं तो हम जियोडेटिक सर्वेइंग को कंसीडर करते हैं, जिसमें दो चीज कंसीडर की जाती है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड रिफ्रैक्शन, जो लाइट की रिफ्रैक्शन होती है उसको कंसीडर की जाती है। तो ये दो एरर अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम कहते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग, जो कि जिसका कि अगर लैंड का एरिया 255 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है तब हम इसको कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम प्लेन सर्वेइंग ही करते हैं। तो प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर और रिफ्रैक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन जियोडेटिक में कंसीडर करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, नो। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, राइट। सर्वेइंग एक्सटेंड ओवर अ स्मॉल एरिया, द सर्वेइंग एक्सटेंड ओवर लार्ज एरिया, तो सर्वेइंग एक्सटेंड लार्ज एरिया पे तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये ऑप्शन सही हो सकता है कि प्लेन सर्वेइंग हम स्मॉल स्केल पे ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। अगर जियोडेटिक होता तो टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये जियोडेटिक के लिए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सर्वेइंग यूज्ड टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल्स सच एज बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड। तो बहुत सारे टाइप के सर्वेइंग होता है, तो उसमें से कह रहे कौन सा सर्वेइंग है जिसमें हम डिटेल्स ऑफ बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं कैडास्ट्रल सर्वे। कैडास्ट्रल सर्वे 33 फीट का इसका अलग से टेप आता है, ठीक है। कैडास्ट्रल सर्वे करते हैं जिसका काम ही होता है
कंट्री की बाउंड्री लाइन सेट करना या फिर किसी लैंड की बाउंड्री लाइन को सेट करना कैडेस्ट्रल सर्वे के अंदर आता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट टेकन विद अ रॉन्ग स्केल कैन बी करेक्टेड यूजिंग द रिलेशन। तो अगर रॉन्ग स्केल है तो किस तरह से हम करेक्ट करेंगे। तो याद रखिए कोई भी रॉन्ग स्केल हो या रॉन्ग लेंथ हो, कि मान लेते हैं कि 30 मीटर का लेंथ था, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई थी स्ट्रेचिंग की वजह से, बाद में हमने उसको मेजर कर लिया, कैसे करेक्ट करेंगे। इन सभी केस में क्या तरीका है, ऊपर रखो रॉन्ग स्केल या फिर लेंथ डिवाइड बाय ट्रू स्केल या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ। ये हो गया फॉर्मूला अगर हम वन डायमेंशन में डील कर रहे हैं लेंथ के लिए। तो अगर हम टू डायमेंशन में डील कर रहे हैं, मतलब अगर एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो यही टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये टर्म सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यही टर्म क्यूब हो जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ता है और कुछ भी नहीं। तब देखिए ट्रू लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है, करेक्ट ऊपर नहीं आएगा, हमेशा रॉन्ग ऊपर आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट भी नहीं आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मेजर टेकन रॉन्ग स्केल करेक्ट यूजिंग रिलेशन। तो करेक्ट अपन रॉन्ग नहीं आ सकता, रॉन्ग अपन करेक्ट आएगा। ये एरिया के लिए होता है, अभी हमने डिस्कस किया, ये वॉल्यूम के लिए होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, बिकॉज रॉन्ग स्केल अपॉन ट्रू स्केल होगा मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। तो ये लेंथ के लिए ये वाला होता सही, अगर ये ऊपर का नीचे होता, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होता तो सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन। अगर हमने इनकरेक्ट होल्ड किया है चेन को, तो जो एरर आएगा वो किस टाइप का होगा। कंपनसेटिंग एरर मींस कि एक ऐसा एरर जो किसी टाइम पे पॉजिटिव है, किसी टाइम पे नेगेटिव है, और आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, उस टाइप के एरर को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। कम्युलेटिव एरर मतलब वो एरर या तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा या हमेशा नेगेटिव रहेगा, उसको बोलते हैं कम्युलेटिव। जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो अगर हम मेजर्ड इन लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन, तो कभी भी हम होल्डिंग ऑफ चेन सही से ज्यादा अच्छे तो कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सही से पकड़ेंगे या फिर गलत ही पकड़ सकते हैं। तो सही से पकड़ेंगे तो कोई करेक्शन नहीं होगा, और अगर हम गलत से पकड़ेंगे तो एरर कुछ ना कुछ जनरेट होगा। तो हमेशा एरर या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता कि हमने बहुत सही से पकड़ लिया तो करेक्शन और नेगेटिव चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इट इज ऑलवेज कम्युलेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप कंसेप्ट से आप इजिली डिराइव कर सकते हो। द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप। सैगिंग क्या होता है कि अगर ये लैंड मेजर करना है और हमने जो टेप लगाया है, चेन लगाया है, वो ऐसे सैगिंग में है, ठीक है, वो बेंड है, तो जाहिर सी बात है जो 1 मीटर का लाइन है उसको टेप मेजर करेगा 1.2 1.3 मीटर। ठीक है, तो ये इनकरेक्शन हो गया ड्यू टू सैगिंग। इस सैगिंग को फाइंड कैसे करते हैं, तो सैग करेक्शन इज इक्वल टू होता है W² L³ डिवाइड बाई 24P²। ठीक है, वेट यहाँ पे है, W इज द वेट ऑफ द चेन और टेप, L इज द लेंथ, P इज द पुल अप्लाइड, जितनी जोर से हमने इसको यहाँ से पुल किया है। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं सैग करेक्शन, और ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। मैं आपको एक और टिप देता हूँ, ये फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट करता है, उसका करेक्शन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे कोई भी टाइप ऑफ करेक्शन आए, कोई भी टाइप ऑफ करेक्शन आप हमेशा याद रखो, आपके जो क्वेश्चंस में आएंगे एक करेक्शन ही ऐसा होता है जो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे करेक्शन नेगेटिव होते हैं। तो आपको अगर कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, आप सीधा नेगेटिव करेक्शन, नेगेटिव करेक्शन या फिर पॉजिटिव एरर पे क्लिक करके आ जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेगेटिव करेक्शन, करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव, तो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, कंपनसेटिंग एरर। कह रहा है कि यहाँ पे एरर इन मेजर्ड लेंथ, एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको। तो जो हम मेजर कर रहे हैं और सैग है, तो ये एरर कैसा है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव है, एरर हमेशा पॉजिटिव एरर है। ठीक है, और करेक्शन कैसा है, ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर करेक्शन की बात कर रहा हो तो ऑलवेज नेगेटिव, और अगर एरर की बात कर रहा हो तो एरर हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए एरर के केस में और करेक्शन के केस में नेगेटिव करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और कह रहा है इसमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा, और टाउ मैक्स किसके बराबर में होगा, टाउ मैक्स 1.5 टाउ एवरेज के बराबर। वहीं पे अगर मान लो आई सेक्शन है, आपको ऐसे डायग्राम तो याद होना ही चाहिए, डायग्राम भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। अगर इसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे कर्व
पैराबोलिक, और यहाँ पे तो न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से आप, सर्कुलर का कैसा होगा, सेम वैसा ही पैराबोलिक, सेंट्रोइड पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो ये है शियर स्ट्रेस का डायग्राम। तो कह रहे हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज, कैसा है ये, पैराबोलिक है। ठीक है, कैसा है, पैराबोलिक। नेक्स्ट है 4 वर्टिकल कॉलम ऑफ द सेम मटेरियल, 4 वर्टिकल कॉलम है, मटेरियल सेम है, बिल्कुल सेम मटेरियल, सेम हाइट एंड वेट। 4 कॉलम का 1 2 3 4, मटेरियल भी सेम है, वेट भी सेम है, हाइट भी सेम है, एंड सेम एंड कंडीशन, सभी का एंड कंडीशन भी सेम है, चाहे फिक्स है चाहे हिंज है, जो भी है सेम है। बकलिंग लोड विल बी द लार्जेस्ट फॉर अ कॉलम हैविंग द क्रॉस सेक्शन। बकलिंग लोड किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। तो बकलिंग लोड किन किन बातों पर डिपेंड करता है, हम जानते हैं कि बकलिंग लोड जो होता है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर, इन बातों पर डिपेंड करता है। तो पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, ई भी सेम मटेरियल दिया हुआ तो ये भी कांस्टेंट हो गया, और आई तो यहाँ पे क्या बोला है कि सिर्फ शेप को वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हो रहा है। तो मटेरियल सेम है तो मटेरियल का कांस्टेंट हट गया, लेंथ भी सेम है तो एल भी हट गया। तो यहाँ पे पी किसके साथ वेरिएबल हो गया, ओनली एंड ओनली ई भी हट गया, सिर्फ आई बच गया। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें यहाँ पे आई का देखना है। ठीक है, तो जिसका आई ज्यादा होगा बकलिंग लोड उसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर एक शेप के लिए अलग अलग होता है। बी डी क्यूब बाई 12 जैसे रेक्टेंगल के लिए होता है पाई डी रेज टू पावर 4/64, सर्कुलर के लिए होता है। इस तरह से आप सबका अलग अलग देख सकते हैं। अब कह रहा है कि कौन सा सेक्शन है जो बकलिंग लोड सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड सर्कल, थिन हॉलो सर्कल या आई सेक्शन। तो देखिए ये कॉलम का जब भी क्वेश्चन आए आप याद रखिएगा, जो हॉलो सेक्शन का अगर कोई क्वेश्चन है या फिर ट्यूबुलर सेक्शन का नाम से आता है कोई क्वेश्चन, ट्यूबुलर सेक्शन या हॉलो सेक्शन, तो उसकी आई सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, आउटर पोर्शन में। जब हम इसकी आई एक्सेस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन और मास का डिस्टेंस जिस एक्सिस के थ्रू हम निकालना चाहते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर हॉलो सेक्शन है तो यहाँ पे मास भी आउटर में कंसंट्रेटेड है और इसकी आर वैल्यू भी मैक्सिमम है, तो ये आई की वैल्यू मैक्सिमम देगा, इसलिए बकलिंग लोड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बी इज द राइट आंसर। तो कभी भी कॉलम का क्वेश्चन आए बकलिंग लोड पूछे तो मैक्सिमम हमेशा या तो हॉलो सेक्शन है तो उसमें टिक करो, नहीं तो फिर ट्यूबुलर सेक्शन है उसमें टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m एंड टॉर्क t। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन से जरूर आता है एक बार। बेंडिंग मोमेंट m है, टॉर्क t है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट। तो अगर बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दोनों अप्लाई किया गया है तो दोनों कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, सेम यूनिट में, ताकि दोनों को हम साथ में बेंडिंग मोमेंट में कन्वर्ट कर सके। टॉर्सन को भी बेंडिंग मोमेंट में हम कैसे कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या है, ये है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टी अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये है फॉर्मूला, माफ करना ये स्क्वायर आना चाहिए इसमें, 1 मिनट, ये आएगा डी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, क्या आता है, हमेशा स्क्वायर आता है। ठीक है, m प्लस, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 को कॉमन ले लो बाहर, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट m इक्विवेलेंट। हमने क्या किया, इसमें टॉर्शन का को कन्वर्ट कर दिया मोमेंट के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शियर सेंटर ऑफ अ सेक्शन इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शियर सेंटर किसको बोलते हैं। देखिए अगर कोई कॉलम है या कोई भी सेक्शन है, अगर हम लोड सीजी पे ही अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एसेंट्रिसिटी नहीं आएगी, इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एकदम लीनियर। लेकिन अगर हमने लोड कहीं और अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये बाइक्सियल बेंडिंग हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस तरफ का पोर्शन हाईली स्ट्रेच्ड होगा, तो इसमें एक्सियल प्लस, इस केस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला पी बाई ए ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अगर एसेंट्रिसिटी है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ऐसे। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाई ए प्लस माइनस पीई बाई जेड। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि इसमें प्लस माइनस जो ये एसेंट्रिसिटी है ये भी रोल कर रहा है। अब ई एक्स है तो ई एक्स का अलग रहेगा और ई वाई का अलग रहेगा। ठीक है, तो ये एसेंट्रिसिटी की वजह से वैल्यू चेंज होती है। ठीक है,
अब एसेंट्रिसिटी कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है सेंट्रॉइड के अलावा, सेंट्रॉइड के अलावा, कि अगर हम वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 मानी जाती है, तब भी ये एडिशनल जो आ रहा है ये नहीं आएगा, उसको बोलते हैं शियर सेंटर। ठीक है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही जनरेट होगा, ट्विस्टिंग जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे कर रहे थे क्या हो रहा है, ट्विस्ट भी तो हो रहा है, ट्विस्टिंग भी आ रहा है। तो कह रहा है कि दूसरा एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं शियर सेंटर, अगर हम वहां पे लोड अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा, ट्विस्टिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जाता है कि शियर सेंटर कौन सा पॉइंट है, तो जिसमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट आए, नो ट्विस्टिंग, ओनली बेंडिंग मोमेंट नो ट्विस्टिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। थ्रू विच लोड मस्ट बी अप्लाइड प्रोड्यूस जीरो ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द सेक्शन। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शियर फोर्स जीरो नहीं, शियर फोर्स मैक्सिमम नहीं, शियर फोर्स मिनिमम नहीं। मतलब क्या हुआ, इसको कई तरह से पूछते हैं कि जहां पे सिर्फ ओनली बेंडिंग मोमेंट हो, राइट, नो ट्विस्टिंग, राइट। जैसे यहाँ पूछा क्या बजाय जीरो ट्विस्टिंग, राइट। तो अगर यहाँ पे होता कि ओनली बेंडिंग तो वो भी सही होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द डाया ऑफ अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क अलोन इज डबल्ड, क्या पूछा इसमें कि अगर टॉर्क को डबल कर दिया जाए, देन हॉर्स पावर कैन बी इंक्रीज टू। तो हॉर्स पावर में क्या फर्क पड़ जाएगा अगर डायामीटर को डबल कर दिया जाए तो। ठीक है, तो फिर डायामीटर का क्या फर्क पड़ने वाला है हॉर्स पावर पे। देखिए, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्सन इंटू ओमेगा, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, टाउ इंटू पोलर सेक्शन मॉडुलस डिवाइड बाई आर इंटू ओमेगा। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, पाई टाउ इंटू जे को हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, पाई इंटू डी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 32 इंटू ओमेगा, और नीचे क्या है आर, तो आर क्या हो जाता है डी बाई टू हाफ, तो डी बाई टू। इसको हम अगेन ऑल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू पाई डी क्यूब, ये ओमेगा है, डी क्यूब इंटू ओमेगा डिवाइड बाई 16। तो ये हो गया पावर का मेन फार्मूला। ठीक है, तो पावर का फार्मूला डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सेक्शन के लिए। जनरली शाफ्ट सर्कुलर ही होता है, तो आप ये फॉर्मूला भी पावर का याद रख सकते हो, टाउ पाई डी क्यूब ओमेगा डिवाइड बाई 16। अब इसमें कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ डायमीटर पूछा है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी रेज टू पावर क्यूब। तो पावर जो वेरी करता है डाया के थर्ड डिग्री टाइम्स वेरी करता है। डाया अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो पावर 3 बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं डायमीटर कितना किया गया, डबल, तो डी की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 का क्यूब, दैट मीन्स 8 टाइम्स पावर इंक्रीज हो जाएगा। तो 8P इज द राइट आंसर। ठीक है, यही था इस पार्ट में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।